गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमारे ले रहे थे हम। इसमें हमने बोल्ट्जमैन ट्रांसपोर्ट इक्वेशन डिराइव कर ली थी। यहाँ पर हमने एक केस लिया था कि अगर लोरेंज फोर्स जो एफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ये लोरेंज फोर्स हो जहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही फील्ड्स वर्क करते हैं सिस्टम के ऊपर, तो एफ का जो नेचर होगा वो इस तरह से होगा कि एफ इक्वलेंट टू होगा माइनस क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। यहाँ पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो बोल्ट्जमैन ट्रांसपोर्ट इक्वेशन हमारी हो जाएगी वी डॉट डेल आर एफ माइनस क्यू, क्योंकि एफ की जगह हम यहाँ पर ये फॉर्मूला पुट कर देंगे, देन माइनस क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी, ये लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला हो गया, डॉट डेल पी एफ। यहाँ पर डेल आर स्थिति निर्देशांक में ग्रेडियंट को व्यक्त कर रही है और डेल पी जो है वो संवेग निर्देशांकों में संवेग ग्रेडियंट है। दिस इज इक्विवेलेंट टू डी एफ अपॉन डी टी टक्कर, मतलब जो टक्कर की वजह से वितरण फलन में समय के साथ परिवर्तन की दर है, ये इसका फॉर्मुलेशन हो गया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू लॉरेंज संघट्ट काल का मतलब है संघट्ट काल टो, कि जितने समय के पश्चात सिस्टम टक्कर होने के बाद जो इम्बैलेंसिंग कंडीशन, जो इम्बैलेंसिंग सिचुएशन उसकी आती है, उसके बाद वो वापस अपनी साम्यावस्था में पहुंच जाए, उस समय जो ड्यूरेशन है वो उस समय को हम संघट्ट काल या कोलिजन टाइम या फिर विश्रांति काल कहते हैं। इस संघट्ट काल टो समय पश्चात वितरण फलन एफ क्षणिक रूप से एफ नोट के बराबर हो जाता है, जहाँ पर एफ नोट साम्यावस्था स्थिति में वितरण फलन है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ समय के लिए साम्यावस्था ग्रहण करते हैं, उस समय पर जो वितरण फलन होता है वो एफ नोट के बराबर है, क्योंकि जैसे ही दूसरी टक्कर होगी वापस साम्यावस्था से दूसरी अवस्था में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, और वहाँ से फिर पुनः उसे साम्यावस्था में आने में जो समय लगेगा उसे टो के बाद में वो साम्यावस्था में आ पाएगा। तो जो समय टो होता है वो वही समय है कि टक्कर के पश्चात इलेक्ट्रॉन वापस साम्यावस्था को ग्रहण करे, उस समय को हम संघट्ट काल या विश्रांति काल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एफ नोट साम्यावस्था स्थिति है में वितरण फलन है, तो डी एफ अपॉन डी टी जो समय के साथ एफ में परिवर्तन की दर है कोलिजन के वक्त, दैट इज इक्विवेलेंट टू एफ नोट माइनस एफ, की दोनों जो अवस्थाओं में वितरण फलन है उनका अंतर अपॉन टो। ठीक है, टो जो है इन दोनों अवस्थाओं का समय अंतराल है। सो इसको हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया एफ माइनस एफ नोट अपॉन टो। अब नेक्स्ट हम ये तो हो गया ड्रूड और लोरेंज ने जो अपनी थ्योरी दी थी, ये थी क्लासिकल स्टैट्स को बेस मानकर, एमबी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को बेस मानकर इन्होंने अपनी थ्योरी दी। नेक्स्ट हम ले रहे हैं सोमरफेल्ड थ्योरी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन गैस। ये जो थ्योरी है ये क्वांटम बेस है, क्वांटम मैकेनिक्स को बेस्ड मानकर इन्होंने अपनी थ्योरी दी। यहाँ पर फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का यूज़ इन्होंने किया, एंड साथ ही साथ में इन्होंने पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी इसमें इंक्लूड किया। तो इसके जो अभिग्रहित हैं पोस्टुलेट्स हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट है ठोस में मुक्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा डिस्क्रीट होती है, मतलब विविक्त होती है, कि जो ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉन की वो कंटिन्यूस नहीं होती, मतलब सतत नहीं होकर क्या होती है, विविक्त होती है। कुछ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन रह सकता है, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ की एनर्जी को ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, इसे हम डिस्क्रीटनेस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की जो एक्सेसिबल एनर्जी स्टेट्स होती हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स कहते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जिन एनर्जी लेवल्स में रह सकता है, या हम कहें कि इलेक्ट्रॉन जिन एनर्जी वैल्यूज़ को ग्रहण कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, दैट आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, डिस्क्रीट होती है, ये इसका बेस है। अकॉर्डिंग टू पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, क्योंकि सोमरफेल्ड ने पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को माना है अपनी थ्योरी में, तो ये क्या कहता है कि समान अवस्था के दो इलेक्ट्रॉन्स एक ऊर्जा स्तर में नहीं रह सकते हैं सेम एनर्जी लेवल में, बिल्कुल जिसकी सभी क्वांटम अवस्थाएं सेम हो, ऐसे एनर्जी लेवल्स में दो इलेक्ट्रॉन्स एक साथ नहीं रह सकते हैं। मतलब कि एक नई क्वांटम स्टेट दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से कोई भी एक क्वांटम स्टेट जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए,
फिर ओवरऑल हम कहेंगे कि उसकी जो स्टेट, मतलब कि देखिए क्या होता है बच्चों कि पैरामीटर्स होते हैं किसी भी पार्टिकल के कोरिस्पोंडिंग, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि उस पार्टिकल की, या यहाँ हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, स्टेट को डिफाइन करते हैं। तो अगर सभी पैरामीटर्स या सभी क्वांटम स्टेट्स सेम होंगी तो दैट मीन कि वो सेम पार्टिकल को डिनोट कर रही हैं। लेकिन अगर उनमें से एक भी पैरामीटर या एक भी क्वांटम स्टेट या एक भी वेरिएबल डिफरेंट होगा तो दैट मीन कि वो जो जिन पार्टिकल्स के रिलेटेड है, तो इसका मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को शो कर रही हैं। तो यहाँ पाउली ने क्या कहा कि पाउली एक्सक्लूजन का मतलब ये हो गया कि हर एक पार्टिकल के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट क्वांटम स्टेट्स का एक सेट होगा। उसमें चाहे जैसे मान लीजिए 4 वेरिएबल या 4 क्वांटम स्टेट से हम एक पार्टिकल को डिनोट कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहे हैं, उनमें से हो सकता है कि 2 इलेक्ट्रॉन की तीनों क्वांटम स्टेट सेम हो, लेकिन फोर्थ जो क्वांटम स्टेट है अगर वो डिफरेंट है तो इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्टेट डिफरेंट होंगी। थर्ड है मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के लिए धातु के अंदर जो विभव है वो ज़ीरो होता है। मतलब विभव ज़ीरो होने का मतलब ये हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो धातु के अंदर बिल्कुल फ्रीडमली मूव कर सकते हैं, उनके लिए वहाँ पर कोई भी विभव रोधक दीवार नहीं है, बैरियर नहीं है। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स में केवल गतिज ऊर्जा विद्यमान होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स में केवल गतिज ऊर्जा विद्यमान होती है, वहाँ पर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। फोर्थ है मुक्त इलेक्ट्रॉन्स में अन्योन्य प्रतिकर्षण नगण्य होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स में आपस में कोई भी प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं कर रहा है। दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो फ्रीली मूव करने के लिए स्वतंत्र हैं, आपस में उनका कोई भी किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं होगा। ये बेस मानकर इन्होंने अपनी थ्योरी दी। अदरवाइज यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि मेटल में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो अगर हम उनका प्रतिकर्षण भी ले लेंगे तो वहाँ पर उनका भी उनका भी फैक्टर आना ज़रूरी था। नेक्स्ट, धातुओं में फ्री इलेक्ट्रॉन्स एफडी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का पालन करते हैं। मतलब कि जो धातु में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालन करेंगे कि जो वितरण फलन होगा वो फर्मी डिराक के अकॉर्डिंग होगा। इसके अनुसार टी टेम्परेचर पर ई ऊर्जा वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की प्रायिकता का फंक्शन जो हम देंगे दैट इज डिनोटेड बाई एफ ई, दैट इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ अपॉन के बी टी। यहाँ पर ई एफ जो है वो 0 केल्विन ताप पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम ऊर्जा है। अगर हम परम शून्य ताप की बात करते हैं तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा होती है वो फर्मी एनर्जी कहलाती है। तो ये जो एफ ई है वितरण फलन, ये फर्मी डिराक सांख्यिकी को पालन कर रहा है। अब देखिए सबसे पहले हम इसमें डिराइव करेंगे डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट्स। किसी भी सॉलिड के अंदर जो डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट्स का मतलब हो गया कि ऊर्जा अवस्थाओं का घनत्व हम कैसे निकालेंगे। सॉलिड क्रिस्टल में हमने सबसे पहले अज्यूम कर लिया कि एक क्यूब है, एक क्यूब ले लिया ए साइड का, जिसकी साइड ए है, ए भुजा है। ठोस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की केवल पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, केवल काइनेटिक एनर्जी होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन सरफेस पर धातु के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इसीलिए, लेकिन जब सरफेस की बात आएगी वहाँ पर एक बैरियर काम करेगा। यहाँ पर विभव बिल्कुल इनफाइनाइट होता है ताकि इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन बाहर की तरफ नहीं हो। अगर सरफेस पर भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, केवल गतिज ऊर्जा होगी, तो इलेक्ट्रॉन क्यों रहेंगे धातु में, इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल जाएंगे सरफेस से, क्योंकि वहाँ पर उनको रोकने वाला कोई बैरियर नहीं है। लेकिन सरफेस पर हम v को इनफाइनाइट मानते हैं, जैसा कि इस फिगर में डिनोट हो रहा है। यहाँ पर v इक्वल्स टू हमारा इनफाइनाइट है, लेकिन मेटल के अंदर हमारा v इक्वल्स टू 0 है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ तो बिल्कुल रैंडमली मूव करेंगे, लेकिन सरफेस पे जाते ही वो इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। v जो होता है, पोटेंशियल जो एनर्जी जो होती है, वो क्या बताती है हमें, एक बैरियर को बताती है कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन उसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं। सो दिस फिगर इज रिप्रेजेंटेड एज अ 3 डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स। 3 डायमेंशनली होती है क्योंकि मेटल की स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल है सॉलिड की, और यहाँ पर इनफाइनाइट पोटेंशियल होने की वजह से हम इसे एज अ इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स अज्यूम कर सकते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, स्थायी अवस्था में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का वेव फंक्शन निकालते हैं। कैसे होता है, इनसाइड द बॉक्स की बात करें तो साई की जो फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स,
वो फॉर्मूला होता है 2/a⁴/2, जहाँ पर a जो है इसकी हाइट ये विड्थ है, a जो है क्या है, पोटेंशियल बैरियर की विड्थ है। साइन n1 π/a इंटू एक्स, ये एक्स डायरेक्शन में साइन फंक्शन हो गया। साइन n2 π/a y, क्योंकि तीनों साइड्स में हमारी जो भुजा है क्यूब की वो a है, हमने क्या माना है, क्यूब माना है, क्यूब में सारी इक्विवेलेंट होती हैं भुजाएं, तो यहाँ पर a की वैल्यू a रहेगी तीनों दिशाओं में, लेकिन तीनों दिशाओं में x y z डायरेक्शन में तीनों फंक्शन है साइन के। फॉर वन डायमेंशनली बात करते हैं तो साई x की वैल्यू आ जाती है √2/a साइन n π/a इंटू एक्स। थ्री डायमेंशनली बात करते हैं तो तीनों डायरेक्शन में साइन फंक्शन आएगा और √2/a की पावर 3 होने से 2/a की रेज़ टू पावर 3/2 आ जाएगा। आउटसाइड द बॉक्स हम बात करते हैं तो साई की वैल्यू 0 है। सिंस इलेक्ट्रॉन पृष्ठ को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, सो बाहर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता हमारी 0 है, इसलिए आउटसाइड द बॉक्स पे कोई वेव फंक्शन नहीं होगा, वेव फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि वेव फंक्शन तो एंटिटी के कॉरस्पॉन्डिंग होता है। जब एंटिटी विद्यमान नहीं है, हमने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जा सकता बाहर, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन होगा वो कैसे मिलेगा, क्योंकि वेव फंक्शन तो पार्टिकल के कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर n1 n2 n3 इंटीजर्स हैं। एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द बॉक्स, जब एनर्जी की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, ये क्वांटम मैकेनिकली सब डिराइव होता है, यहाँ हम डायरेक्ट उठा रहे हैं। ई की वैल्यू हमारी आती है h²/8ma², n1² प्लस n2² प्लस n3², n1² प्लस n2² प्लस n3² को ओवरऑल हमने n² कह दिया है, तो इसका फॉर्मूला हो गया n² h²/8ma²। ये n1 n2 n3 जो सेट है वो संभावित ऊर्जा अवस्था को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, we have to find out the number of energy states in the energy range from E to E plus DE। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि एक ऊर्जा अंतराल है E से लेकर E plus DE तक का, उसमें हमें टोटल जो पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स हैं जहाँ पर पार्टिकल रह सकता है, जिनको अक्वायर कर सकता है, जिनको एक्सेस कर सकता है, उन एनर्जी लेवल्स की वैल्यू या उन एनर्जी स्टेट्स का नंबर हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने क्या किया, टेक ए रेफरेंस फ्रेम हैविंग एक्सेस n1 n2 n3। यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमने एक रेफरेंस फ्रेम ले लिया, n1 एक्स एक्सेस के कॉरस्पॉन्डिंग n1 है, y एक्सेस के कॉरस्पॉन्डिंग n2 है और z एक्सेस के कॉरस्पॉन्डिंग n3 है। ये तीन एक्सेस हैं। स्फीयर ऑफ रेडियस n, और यहाँ पर एक स्फीयर हमने लिया है, देखिए यहाँ पर ये स्फीयर हमने लिया है इनसाइड वाला जिसकी रेडियस n ली है और n लिया है। इस गोले का 8वां भाग ऐसा होगा जिसमें 0 से n तक n1 n2 n3 सारे पॉजिटिव होंगे। देखिए कैसे, क्योंकि ये एक स्फीयर की फॉर्म में है। तो देखिए क्या होगा, स्फीयर को सबसे पहले तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो 1/4 पार्ट है, देखिए ये वाला 1/4 पार्ट है। ठीक है, इसमें भी देखिए ये जो सेंटर है स्फीयर का, ये आप समझ सकते हैं, ये तो 2 डायमेंशनल फिगर हम यहाँ देख रहे हैं, लेकिन स्फेरिकल अगर आप इमेजिन करेंगे, जैसे कोई बॉल है, क्रिकेट की कोई बॉल है, उसके सेंटर जो होता है स्फीयर का वो बिल्कुल अंदर होता है बीच में, और एक्स एक्सिस राइट हैंड साइड में, वाई एक्सिस ऊपर की तरफ, या फिर वाई एक्सिस हम अपनी तरफ मान लेते हैं बाहर आते हुए, और जेड एक्सिस हम ऊपर की तरफ ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि पॉजिटिव, तीनों एक्सिस पॉजिटिव कब होगी, जब सेंटर से बाहर आती हुई एक्सिस, सेंटर से केवल बाहर आती हुई एक्सिस है और ऊपर जाती हुई, लेकिन जो पीछे की साइड में स्फीयर का भाग है इस 1/4 में भी, वहाँ पर ये जो बाहर आती हुई एक्सिस है इसका नेगेटिव एक्सिस होगी आधी में, तो जो भाग हो गया वो केवल इसका भी आधा हो गया, मतलब 1/8 हो गया, जहाँ पर n1 n2 n3 तीनों पॉजिटिव होंगे। 0 से E के मध्य ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या क्या हो जाएगी, 1/8, मतलब 8th पार्ट हो गया गोले के आयतन का। तो गोले का आयतन कितना हो गया, 4/3 πn³, और इसका भी 1/8वां भाग में n1 n2 n3 पॉजिटिव होंगी, क्योंकि नेगेटिव अगर होंगी तो नेगेटिव का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर माने हैं, n1 n2 n3 तीनों पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए।
तो कुल ऊर्जा अवस्थाएं कितनी हो जाएंगी हमारी, ये हो जाएंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कोरिस्पॉन्डिंग दो स्पिन स्टेट्स होती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वन स्टेट, एक स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। सो कुल ऊर्जा अवस्थाएं होंगी 2/8 4/3 पाई एन क्यूब। ठीक है। 0 to E+DE के मध्य ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या हमें निकालनी है। तो हमने गोले का एक और आउटर स्फीयर मान लिया जिसकी रेडियस n+dn है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2/8 4/3 पाई n+dn की पावर होल क्यूब। नेक्स्ट ई तथा E+D के मध्य कुल ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या DNE। तो इसको हम माइनस कर देंगे दोनों को आपस में, इन दोनों को माइनस कर दिया, देन इसको हमने सोल्व आउट कर दिया। सिंस dn इज वेरी स्मॉल, सो 3n dn² एंड dn क्यूब को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये dn जो है बहुत स्मॉल होने से dn² एंड dn क्यूब बहुत ही स्मॉलेस्ट होंगे। तो इनको हमने नेग्लेक्ट कर देंगे। यहाँ पर dne की वैल्यू हमारी आ जाएगी πn² dn। ओके, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो πn² dn हो गया। dn इक्वलेंट टू पाई, n की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है, n की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है, मध्य कुल ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या। ओके, एंड यहाँ पर dn की वैल्यू भी हमने पुट कर दी, n की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर d मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस n। सो dn इक्वल्स टू, इसको हमने यहाँ सॉल्व आउट कर लिया। सिंस ऊर्जा अवस्था घनत्व क्या होता है, संभावित ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या और पर ऊर्जा परास आयतन, कि जिस आयतन में हम ऊर्जा निकालना चाहते हैं, जो आयतन हमारे पास अवेलेबल है, उसमें कुल कितनी संभावित ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या है। इसे हमने ZE से डिनोट किया है, दैट इज इक्वलेंट टू DNE अपॉन DE.V, ऊर्जा परास गुना आयतन। सो दिस इज इक्वलेंट टू DNE अपॉन A³ DE। यहाँ से हमारे पास आ गया DNE अपॉन DE, हम इधर ले गए, और A³ हमारा क्या है, आयतन, क्योंकि क्यूब है, क्यूब का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, तो दिस इज A³ D को हम इधर ले गए, तो हमारे पास ओवरऑल दिस क्वांटिटी इज रिमेनिंग। सो ZE इक्वल्स टू NI√E, ई की पावर 1/2 को हमने रूट ई लिख दिया, और बाकी जो हमारे पास फैक्टर था उसको हमने NI लिख दिया। सो NI की वैल्यू यहाँ पर फिक्स वैल्यू है, दिस इज 6.82 इंटू 10⁻27 पर मीटर क्यूब। ओके, सो हियर वी गॉट ZE मतलब ऊर्जा अवस्था घनत्व। तो अगर ZE और E में हम ग्राफ खींचते हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं कि ZE किस तरह से डिपेंड कर रहा है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू √E। सो ये वैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका एक इस तरह से वेरिएशन आता है। DE इंटरवल में कुल ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या पर इकाई आयतन। यहाँ पर ये जो छायांकित क्षेत्रफल है, शेडेड रीजन है, दिस इज इन द रेंज DE, ये DE इंटरवल को बता रहा है हमारे। सो ये क्या बता रहा है, ये क्षेत्रफल DE इंटरवल में कुल ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या बता रहा है पर इकाई आयतन। इकाई आयतन में अगर ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या हम देख रहे हैं किसमें, DE इंटरवल में, केवल DE हमने एक छोटा सा ऊर्जा अंतराल ले लिया, और इस ऊर्जा अंतराल में इलेक्ट्रॉन की कितनी ऊर्जा अवस्थाएं हमें देखने को मिलेंगी इकाई आयतन में, जो हमारा मेटल है उसके इकाई आयतन में DE ऊर्जा अंतराल में कितनी ऊर्जा अवस्थाएं मिलेंगी, वो हमें ये शेडेड रीजन शो कर रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम फर्मी एनर्जी और नेक्स्ट आगे के टॉपिक्स लेंगे। थैंक यू।